नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने आज का जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो टॉपिक है भारत और मध्य प्रदेश में क्या है शिक्षा का हाल। तो आप मतलब ये शब्द भले ही हमने शिक्षा का हाल नेगेटिव सेंस में आपको दिख रहा होगा, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट हम कभी भी डिस्कस करते हैं तो हर एक टॉपिक के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और एज अ सिविल सर्वेंट आपके पास में वो विजन होना चाहिए कि आप चीज़ों को नीर चीर करके देख सकें। मतलब जैसी जो चीज़ है वैसा आप उसको स्पष्टता देख सकें, मतलब आपके भीतर एक ऐसी तटस्थता होनी चाहिए। जो अगर पॉजिटिव कोई एस्पेक्ट है उस चीज़ का तो वो आपको पता होना चाहिए, नेगेटिव कोई निकल के आ रहा है वो भी पता होना चाहिए। आप एक खास जो विचारधारा है या खास एक जो मत है उसमें आपको बहना नहीं है, क्योंकि अभी समय कुछ और है, आगे कुछ और है, फिर कुछ समय और बदलेगा। तो आपका एक तटस्थ अप्रोच होना चाहिए। आपको हमेशा चीज़ों को सही नज़रिए से एक ट्रांसपेरेंट मैनर में देखना चाहिए। ये जो टॉपिक है इसको मैं डिस्कस आज क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे कारण है कि हाल ही में हमारा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय या यूनियन जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसका एक रिपोर्ट आया है। उस रिपोर्ट में कुछ नए आंकड़े निकल के सामने आए हैं भारत और मध्य प्रदेश के संदर्भ में। उन सभी आंकड़ों को हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहली बात, अगर जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा में एक टर्म निकल के आता है, वो निकल के आता है साक्षरता। साक्षरता मतलब लिटरेसी। तो कोई भी व्यक्ति साक्षर कब माना जाता है? तो कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या इससे अधिक है, जो किसी एक भाषा को समझ सकता हो, पढ़ सकता हो और लिख सकता हो, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, साक्षर बोलते हैं। भारत में और मध्य प्रदेश में अगर लिटरेसी रेट की मैं बात करूं तो भारत और मध्य प्रदेश में साक्षरता दर अगर अभी आप देखोगे तो भारत की 2011 की जनगणना के आधार पर साक्षरता दर 72.99%, लगभग 73% भारत की साक्षरता दर है आज की डेट में। और मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के आधार पर अगर साक्षरता दर देखोगे तो 69.3% मध्य प्रदेश की साक्षरता दर आपको देखने को मिलेगी। शिक्षा के लिए एक केस बड़ा फेमस आया था, उन्नी कृष्णन केस, सुप्रीम कोर्ट में। और उस उन्नी कृष्णन केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने कमेंट में कहा था कि शिक्षा को भी एज अ फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया जाना चाहिए या शिक्षा भी मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ी जाना चाहिए। उसी केस के बाद आगे चल करके हमारे संविधान में एक संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, और ये 2002 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में प्रमुख रूप से 3 बदलाव किए गए। 3 बदलाव क्या क्या किए गए? सबसे पहले मौलिक अधिकारों में एक नया अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 45 में बदलाव किया गया। और मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत 11वें मौलिक कर्तव्य या 11th फंडामेंटल ड्यूटी को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। ये सबको पता है जनरली कि 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के जो भी बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। और ये मौलिक अधिकार के रूप में इसे क्या किया गया, शामिल किया गया। दूसरी तरफ डीपीएसपी में अनुच्छेद 45 में क्या किया गया कि 0 से 6 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे हैं, यानी कि अप टू 6 ईयर एज जो चिल्ड्रन हैं, उनका पोषण और उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना, न्यूट्रिशन और प्राइमरी एजुकेशन, उसका व्यवस्था करना किसका दायित्व होगा, राज्य का दायित्व होगा, यह स्टेट की ड्यूटी होगा। ये डीपीएसपी में प्रोविजन किया गया। अपार्ट फ्रॉम इट फंडामेंटल ड्यूटीज में नागरिकों के लिए एक नया कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों का लालन पालन और उनका शिक्षा की व्यवस्था करना या उनका अपब्रिंगिंग के साथ साथ एजुकेशन का जो व्यवस्था करना, अरेंजमेंट करना, ये किसका ड्यूटी होगा, तो उनके माता पिता या उनका जो गार्जियन है यानी कि पालक हैं उनकी ड्यूटी होगी। ये व्यवस्था हमारे संविधान में कर दी गई है बाकायदा। इसी जब ये 86वां संविधान संशोधन हुआ हमारे संविधान में 2002 में, ये अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। तो हमारे देश की संसद ने भी इस संदर्भ में क्या किया, एक कानून बनाया। और वो उस कानून का आरटीई एक्ट के नाम से आप जानते हो, राइट टू एजुकेशन एक्ट या शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में हमारी संसद के द्वारा इस कानून को बनाया गया। ये कानून में कुछ प्रावधान किए गए हैं। वो प्रावधान, एक मैं प्रावधान की बात कर रहा हूं जो इस रिपोर्ट में डिस्कस किया गया है, क्योंकि हमें टॉपिक सीधा मेन हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं। तो इस कानून के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि प्राइमरी या प्राथमिक स्तर पर
30 बच्चों पर कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए। यानी कि प्राइमरी लेवल पर, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर क्या होना चाहिए, 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक कम से कम होना ही चाहिए। और उच्च प्राथमिक स्तर पर, अपर प्राइमरी लेवल पर 35 बच्चों पर, 35 स्टूडेंट पर मिनिमम एक टीचर क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। आप समझ गए कि हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 क्या कहता है कि प्राइमरी लेवल पर 30 स्टूडेंट पर एक टीचर होना चाहिए मिनिमम, और 35 स्टूडेंट पर क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं अपर प्राइमरी लेवल पर एक टीचर, इतना तो होना ही चाहिए। एक रेशियो बनाया गया 30:1 और 35:1। ये हमारे यहाँ एक आइडियल रेशियो हमें क्या मिलता है, देखने को मिलता है। अब हाल ही में हमारे जो शिक्षा मंत्रालय है उसकी जो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट क्या कहती है, तो उसमें देखिएगा कि भारत में लगभग 1,04,000 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल केवल एक ही शिक्षक है। बड़ी बात ध्यान से सुनना, ऑल ओवर इंडिया में लगभग 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां पढ़ाने वाला केवल एक ही टीचर है। वही सारे सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, डील कर रहा है, वही सारे बच्चों को क्या कर रहा है, संभाल रहा है। आप सोचिए कि आपके पास वाला कोई स्कूल संचालित हो रहा है, गवर्नमेंट प्राइमरी या अपर प्राइमरी स्कूल, मिडिल लेवल तक का स्कूल है, और ऐसे पूरे देश भर में 1 लाख स्कूल हैं जहां पर केवल एक एजुकेटर या एक टीचर है। अब आप सोचिएगा जरा इस बात को कि एक शिक्षक उस क्षेत्र के क्या सारे बच्चों को सही शिक्षा उपलब्ध करा पाएगा, या आप ये सोचिएगा कि हमारे यहाँ जो रेशियो है कि 35 बच्चों पर अपर प्राइमरी लेवल पर एक टीचर होना चाहिए और 30 बच्चों पर प्राइमरी लेवल पर एक टीचर होना चाहिए, क्या ये रेशियो फिट बैठ पा रहा होगा यहाँ पर। दूसरी तरफ मैं मध्य प्रदेश की अगर बात करूं, तो मध्य प्रदेश में लगभग 7,217 ऐसे स्कूल हैं जो केवल एक शिक्षक के सहारे संचालित हो रहे हैं। ये गवर्नमेंट का डेटा है, मैं कोई अपने मन से बना करके नहीं बता रहा हूं। मतलब हमारे यहाँ लगभग 2.25 लाख जो बच्चे हैं, उन 2.25 लाख बच्चे जो 7,217 स्कूल में पढ़ते हैं, इन बच्चों पर क्या देखने को मिलेगा कि जो आइडियल रेशियो है राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत, वो आइडियल रेशियो फिट नहीं बैठ पा रहा है। अब मैंने ये आंकड़ा जो आपको बताया है, अब आपके मन में आ रहा होगा ये बताने का सर मतलब क्या है, सरकार की भद्दी कर रहे हो आप, ये व्यवस्था की आलोचना कर रहे हो। नहीं, हम सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं, व्यवस्था की आलोचना नहीं कर रहे हैं। ये पढ़ाने का मेरा मेन पर्सपेक्टिव जो है, वो आप इस डेटा को कहाँ यूज करोगे। एक तो आप पेपर 6 जो निबंध का पेपर है, आपको कई लोगों को दिक्कत ये आती है कि सर हम निबंध को शुरू कैसे करें। तो आपके पास में कुछ ऐसे रोचक तत्व होने चाहिए, मैं बार बार क्लास में कहता हूं, जिससे सामने वाला जो पढ़े ना तो उसको लगे कि यार मतलब क्या स्थिति है। कभी शिक्षा एक टॉपिक दे के रखा है, हमारे जो निबंध के टॉपिक हैं उनमें शिक्षा एक टॉपिक दे करके रखा है, तो उन टॉपिक के साथ में इसको रेलिवेंट बना सकते हैं। दूसरी बात, हमारा पेपर 2 है और पेपर 2 में सोशोलॉजी के टॉपिक हैं जिसमें सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय है। तो सामाजिक न्याय के जो टॉपिक दिए गए हैं खासतौर पर यूनिट 4 और यूनिट 5 के अंतर्गत, उन टॉपिक्स में भी आप इन डेटा का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और चीजों को आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमने सेंसस का डेटा का यूज किया अभी, जैसे आपको छोटा सा ही वीडियो में, कि जनगणना के आंकड़े हमारे यहाँ क्या कहते हैं। दूसरा, इसी को मैंने पॉलिटी के साथ में कनेक्ट कर दिया और पॉलिटी के साथ में आपको बताया कि कहीं ना कहीं हमारे देश में एक शिक्षा के अधिकार को लेकर के एक संविधान संशोधन भी हुआ है। फिर पार्लियामेंट ने भी इस संबंध में काम किया, और हाल ही में जो करंट का डेटा आया है, शिक्षा मंत्रालय ने जो अपडेट किया है जो अभी रिसेंट में, वो रिपोर्ट के डेटा मैंने आपको क्या कर दिए, बता दिए। तो आपको जब भी टॉपिक आए आपके रेलिवेंट का, शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक हो, या चाहे वो पेपर 6 में हो, चाहे वो आपका पेपर 2 में हो, उसके साथ में आप इस डेटा का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो आप कुछ भी पढ़ रहे हैं उसका रेलिवेंस पता होना चाहिए आपके सिलेबस के सिनेरियो में, बस बात इतनी है। तो आप ये, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्या कहानी है। तो आपको सारी चीज़ों को एक बार मेमोराइज कर लेना है। साक्षरता दर क्या होती है, जल्दी से दिमाग में दौड़ाइएगा। भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के आधार पर कितनी है, मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, इसके अलावा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के लिए क्या बदलाव किए गए, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ये क्या कहता है, और इसके अलावा हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो जारी आंकड़े हैं उनसे हमें क्या बात निकल के आती है भारत के संदर्भ में और मध्य प्रदेश के संदर्भ में। इस चीज को आपको क्या रखना है, याद रखना है। थैंक यू एवरीवन।
बने रहिएगा MPPSC स्टडी IQ के साथ में। थैंक यू एवरीवन।